दोस्तों हमारे देश में लाखों युवा किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और एक हमारे देश में यूपीएससी एग्ज़ाम भी है जिसमें लाखों युवा हर साल इम्तिहान देते हैं और पास भी होते हैं और काफ़ी सारे युवा असफल हो जाते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी को क्रैक करने हेतु विश्लेषण दृष्टिकोण के बारे में। दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा या सीएससी क्या है? यूपीएससी के प्रत्येक वर्ष से निम्नलिखित सेवाओं में से अधिकारियों के चयन हेतु इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले आज हम बात करेंगे अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे हम आईएएस ऑफिसर कहते हैं, भारतीय पुलिस सेवा जिसे हम आईपीएस कहते हैं, दृष्टि क्षमता तथा सीना कितना होना है इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर चेस्ट की बात करें तो आईपीएस ऑफिसर का 84 सेंटीमीटर का सीना होना आवश्यक होता है और 79 सेंटीमीटर महिलाओं की चेस्ट होना आवश्यक है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऊंचाई की या हाइट की। 1.65 मतलब कि 165 सेंटीमीटर हाइट होना ज़रूरी है। अब महिलाओं की बात करें तो 150 सेंटीमीटर उनकी हाइट होना ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट है वो थर्ड सेवा जो होती है वो होती है भारतीय वन सेवा जिसे बोलते हैं IFAS। इस सेवा के लिए प्रारंभिक परीक्षा समान होती है लेकिन मुख्य परीक्षा भिन्न होती है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं समूह ए की सेवाओं के बारे में। भारतीय विदेश सेवा आती है। सबसे पहले IFS सेवा होती है। दोस्तों आपको इस क्षेत्र में आवेदन करने के लिए किसी विशेष स्नातक डिग्री या विदेशी भाषा का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों कराधान संबंधी भारतीय राजस्व सेवा जिसे IRS सेवा कहते हैं, सीमा पर उत्पाद शुल्क या आयकर या लेखा संबंधी लेखा परीक्षाएं में लेखा सेवा के लिए IRS सेवा होती है। दोस्तों अब बात आती है संचार संबंधी सेवा के लिए डाक सेवा और सूचना सेवा, वो भी IAS एग्ज़ाम के थ्रू बनते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रेलवे के बारे में। यातायात सेवा जो कार्मिक सेवा होती है या रेलवे सुरक्षा बल होते हैं, यह आयुध कारखाना प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं समूह बी के बारे में। सशस्त्र बल मुख्यालय और दिल्ली अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दमन व दीव दादर नागर हवेली सिविल सेवा DNAS या पुलिस सेवा DANIPS पांडिचेरी सिविल सेवा पुलिस सेवा, ये समूह बी में आते हैं। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम आयु और प्रयासों की सीमा के बारे में। दोस्तों आयु की गणना दिए गए वर्षों में पहले अगस्त से की जाती है। किसी भी श्रेणी के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है और अधिकतम आयु वर्ग के आधार पर भिन्न होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य जिन्हें हम जर्नल कहते हैं। जर्नल कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपकी एज लिमिट 32 होती है जिसमें आप 6 प्रयास या 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं। अब OBC के बारे में बात कर लेते हैं। OBC में आप 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं और इसमें एज लिमिट 35 होती है। अब SC की बात कर लेते हैं। SC में आप एज लिमिट आपकी 37 मतलब कि 37 वर्ष होती है SC ST के लिए और इसमें आपको असीमित प्रयास, आप एज लिमिट 37 तक कोई कितने भी अटैम्प्ट दे सकते हैं। अब बात करते हैं दिव्यांग जो कि अपंग है या आँखों से देख नहीं सकते, उनके लिए एज लिमिट 42 रखी गई है मतलब कि 42 वर्ष और वे 9 अटैम्प्ट से लेकर असीमित अटैम्प्ट दे सकते हैं मतलब कि 9 अटैम्प्ट के बाद भी वे एग्ज़ाम दे सकते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में EWS के लिए आयु प्रयास व फीस में छूट प्रदान नहीं करती EWS। और दिव्यांग श्रेणी में सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग 9 प्रयास, जबकि दिव्यांग या SC ST के लिए असीमित प्रयास या अधिकतम सीमा आयु तक रखी गई है। अब जम्मू कश्मीर राज्य के निवासी या भूतपूर्व सैनिकों के लिए अतिरिक्त 5 वर्ष की छूट होती है। हालांकि श्रेणी के आधार पर अवसर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर में गैर क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग को केवल 9 प्रयास मिलेंगे लेकिन उनके अधिकतम आयु सीमा 35 या एज लिमिट में उनके 5 वर्ष जोड़े जाते हैं मतलब कि 40 वर्ष होती है। अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। स्नातक आवश्यक होना जरूरी है। आप किसी भी स्ट्रीम से
ग्रेजुएट हो वो होना ज़रूरी है। यूपीएससी में आवेदन के लिए कॉलेज में न्यूनतम प्रतिशत ग्रेड या सीजीपीए की आवश्यकता नहीं है। या आप एकेडमी के टॉपर हो या कॉलेज के टॉपर हो या किसी भी स्कूल के टॉपर आप रहे हो, आपको इस से कोई लेना देना नहीं होता है। यूपीएससी परवाह नहीं करता है किसी की रैंक की या किसी के परसेंटेज की। उन्हें केवल फाइनल स्नातक प्रमाण पत्र या मार्कशीट की आवश्यकता होती है। लेकिन कृपया कॉलेज की पढ़ाई की उपेक्षा करके यूपीएससी की तैयारी न करें, क्योंकि आरबीआई केट की परीक्षा में आवेदन करने से पहले कॉलेज में न्यूनतम 50 से 55% अंक लाने आवश्यक होते हैं। मतलब कि इसमें साफ साफ बता दिया गया है यूपीएससी के नोटिफिकेशन में भी, आपको किसी भी कॉलेज से यूपीएससी एग्ज़ाम की तुलना नहीं करनी है। आप किसी भी लेवल पर हो कि आपकी रैंक क्या है, आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपको इस चीज़ से कोई लेना देना यूपीएससी का नहीं होता है, और ना ही परसेंटेज का कुछ लेना देना होता है। क्योंकि आरबीआई और कैट के एग्ज़ाम में जो न्यूनतम परसेंटेज की लिमिट बस इन 2 एग्ज़ाम में ही रखी गई है। स्नातक के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र या डेफ भरने से पहले अंतिम वर्ष या सेमेस्टर मार्कशीट प्राप्त करने वाले हों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अमेरिकी या विदेशी डिग्री भी मान्य है, लेकिन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के समक्ष प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है। दूरस्थ शिक्षा की डिग्री मान्य है, मतलब कि आप ओपन बोर्ड से वो यूजीसी अप्रूव्ड होनी चाहिए और SITI द्वारा किसी कानून द्वारा भी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यूपीएससी साक्षात्कार चरण आने से पहले MBBS इंटर्नशिप पूरा कर लिया जाना चाहिए। अगर आप मेडिकल फील्ड से हो तो आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई मतलब कि डेफ भर सकते हैं, जो कि इंटरव्यू में भरा जाता है यूपीएससी के। अब बात कर लेते हैं यूपीएससी 2021 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां और योजनाएं। इनके बारे में हमने पहले भी नोटिफिकेशन में बता दिया है दोस्तों। अब विगत परीक्षाओं की दक्षता को देखते हुए सिविल परीक्षा 2020 और 21 में आने चाहिए, और तिथियां बदलती भी रहती है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में। दोस्तों इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। नंबर 1 एक प्रश्न पत्र होता है, वो 100 प्रश्नों का बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, जो कि 2 अंक का एक प्रश्न उसमें होता है, मतलब कि एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। ये मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए गिने जाते हैं। अब नेक्स्ट है जो है सेकंड, वो है उसमें 80 क्वेश्चन मतलब कि 80 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 2.5 अंक का होता है एक क्वेश्चन। वो 200 कुल मिलाकर टोटल 200 अंक के ये प्रश्न पत्र होते हैं। और इसमें साफ साफ बताया गया है 2015 के परीक्षा सुधार के बाद से आपको केवल 33% अंक मतलब कि क्वालिफाई करना, स्कोर करने के लिए आवश्यकता होती है। मतलब कि 200 में से 66 अंक आपको लाने आवश्यक होते हैं पेपर 2 में। ये मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने में नहीं गिने जाते हैं, पेपर फर्स्ट के जो नंबर जुड़ते हैं बस। अब हम इसमें सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के जो सीसेट होता है उसकी बात करते हैं, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक घटनाएं ये इसके सिलेबस के पॉइंट है। और भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये इसमें सेकंड पार्ट दिया गया है। अब नेक्स्ट है भारत और विश्व भूगोल। भारत का विश्व भूगोल और भौतिक भूगोल और सामाजिक व आर्थिक भूगोल इसमें सिलेबस में आता है। दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन में संविधान, राजनीति प्रणाली और पंचायती राज और लोक नीति, अधिकार, मुद्दे और आदि, ये सब प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आता है। अब बात कर लेते हैं आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी रेखा, समावेश, जनसंख्यिकी और सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि। अब नेक्स्ट है पर्यावरण परिस्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे, इसके लिए विशेषता की आवश्यकता नहीं है, और सामान्य विज्ञान इसमें आता है। मतलब कि जीएस का कंप्लीट सिलेबस इसमें आता है पेपर फर्स्ट में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेपर सेकंड के बारे में। पेपर सेकंड के बारे में बात करें तो उसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग होती है, तार्किक कौशलता, विश्लेषणात्मक क्षमता, सामान्य मानसिक क्षमता और मूल संख्या तथा उनके संबंध और परिणाम के क्रम, मतलब कि इसमें रीजनिंग आती है। अब जबकि ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है, लेकिन हिंदी भाषा क्षेत्र के उम्मीदवारों द्वारा विरोध करने के कारण 2015 से नहीं पूछा गया है। मतलब जिन पे स्टार
बना हुआ है वो पॉइंट यूपीएससी एग्ज़ाम अब नहीं जोड़ते हैं। सह प्रशिक्षण कौशल सहित अंतर्विज्ञ कौशल और निर्णय लेने और समस्या और समाधान, ये यूपीएससी ने अपने सिलेबस से 2015 के बाद में हटा दिया था। दोस्तों आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के 2020 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। फर्स्ट जो सामान्य अध्ययन का था उसमें से कितने, अब बात कर लेते हैं सामान्य अध्ययन की क्वेश्चन पेपर के बारे में। अर्थव्यवस्था और योजना व सरकारी संस्थान से कितने कितने क्वेश्चन आए थे उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो 2013 के बारे में हम बात कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था और सरकारी योजना से 18 क्वेश्चन आए थे। 2014 की बात करें तो उसमें 10 आए थे। 2015 में 21, 2016 में 29, 2017 में 29 और 2018 में भी 25 क्वेश्चन आए थे और 2019 में 28, 2020 में 23। 2021 का प्रीलिम्स अभी तक नहीं हुआ है, जब होगा उसके बारे में हम डिस्कस बाद में कर लेंगे। आज इस वीडियो में हम बस 2020 के क्वेश्चन पेपर तक ही डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में। पर्यावरण के बारे में बात कर लेते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 2013 के बारे में। 17 क्वेश्चन आए थे। 2014 में 28 क्वेश्चन, 2015 में 22 क्वेश्चन, 2016 में 21, 2017 में 14 और 2018 में 12, 2019 में 21 और 2020 में 15 क्वेश्चन आए थे पर्यावरण से। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कृषि क्षेत्र से भी कुछ क्वेश्चन आए हैं। कृषि क्षेत्र से 5 क्वेश्चन 2013 में आए थे और 8 आए थे 2014 में। 2015 में 4, 2016 में भी 5 आए थे, 2017 में 5, 2018 में 4, 2019 में 2 और 2020 में 8 क्वेश्चन आए थे कुल मिलाकर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट भूगोल के बारे में, ज्योग्राफी जिसे हम बोलते हैं। ज्योग्राफी में 14 क्वेश्चन आए थे 2013 में, 2014 में 10 क्वेश्चन, 2015 में 11 क्वेश्चन, 2016 में 4 क्वेश्चन, 2017 में 7, 2018 में 4 और 2019 में 7, 2020 में 5 क्वेश्चन आए थे सिर्फ भूगोल से। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइंस एंड टेक के बारे में, मतलब कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। 2013 की बात करें तो सबसे पहले हम 13 क्वेश्चन इसमें आए थे 2013 में और 2014 में 9 क्वेश्चन, 2015 में 9 क्वेश्चन और 2016 में 10 क्वेश्चन, 2017 में 6 क्वेश्चन, 2018 में 13 क्वेश्चन आए थे और 2019 में 11 और 2020 में भी 11 क्वेश्चन आए थे। कहीं से वो आए थे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मतलब कि साइंस एंड टेक के पार्ट से लिए गए थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री और संस्कृति के बारे में, मतलब कि आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, कुल मिलाकर इस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। 2013 में बात करें तो सबसे पहले 2013 में आए थे 15 क्वेश्चन, 2014 में 20, 2015 में भी 14, 2016 में 17, 2016 में 17, 2017 में 14, 2018 में 21 और 2019 में 15, 2020 में 20 क्वेश्चन आए थे आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से, दोनों के पार्ट से। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध और रक्षा चर्चित व्यक्ति के बारे में। दोस्तों इसमें 2013 में कोई क्वेश्चन नहीं लिया गया था इंटरनेशनल रिलेशनशिप से और चर्चित व्यक्तियों की जीवनियों से भी जो क्वेश्चन आते हैं उनसे। अब नेक्स्ट है 2014 की बात करें तो 2014 में इसमें 4 क्वेश्चन आए थे और 2015 में 7 क्वेश्चन, 2016 में 8 क्वेश्चन, 2017 में 3 क्वेश्चन और 2018 में 8, 2019 में 2, 2020 में 3। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं राज्य व्यवस्था और संविधान के बारे में, इंडियन पॉलिटी के बारे में। दोस्तों इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन की बात करें तो 2013 में 18 और 2014 में 11 और 2015 में 12 और 2016 में 6, 2017 में 12, 22 और 2018 में 13, 2014 में 14 क्वेश्चन और 2019 में 14 क्वेश्चन, 2020 में 15 क्वेश्चन। अब कुछ बात कर लेते हैं कुछ कुल बहुविकल्पीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ जो थे वो टोटल क्वेश्चनों की बात करते तो वो 100 क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में लिए गए हैं अब तक। अब बात कर लेते हैं प्रश्न पत्र के पैटर्न के बारे में। दोस्तों प्रत्येक वर्ष विभिन्न विषयों में व्यापक उतार चढ़ाव होते रहते हैं, इसलिए यह मानना गलत होगा कि 2019 में
किसी भी विषय से बड़ी संख्या में प्रश्न आए थे तो 2021 में भी वो हो सकता है। तो दोस्तों यूपीएससी कोचिंग क्लासेस के या वरिष्ठ खिलाड़ियों को लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए प्रचलन ट्रेंड को अप्रत्याशित रखता है। मतलब कि किसी कोचिंग को लाभ नहीं पहुंचाता यूपीएससी, ये खुद अपने पैटर्न के बारे में बता रहा है। ये कहते हैं कि हर विषय को पूरी तरह से तैयार करना मानवीय रूप से संभव नहीं है, इसलिए मैं आपको तैयारी शुरू करने के लिए प्रत्येक विषय के लिए सुझाव देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो भूगोल के बारे में, हम बुक लिस्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं यूपीएससी के मेंस एग्ज़ाम के पाठ्यक्रम के बारे में। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न पत्र या अंतिम मेगा सूची में शामिल नहीं है। दोस्तों अंग्रेजी जो प्रश्न पत्र है या प्रश्न पत्र बी या भारतीय भाषा कोई भी हो, उसके कुल मिलाकर न्यूनतम अंक 300 रखे गए और उत्तीर्ण अंक 25% उसमें जोड़ा जाता है, जो कि लैंग्वेज का पेपर होता है। वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के बेस पर ये पेपर कराया जाता है। दोस्तों सबसे पहले दिए गए गद्यांशों को समझना और सापेक्षण और शब्द प्रयोग व शब्द भंडार और लघु निबंध। मतलब इसमें आपको ऐसे लिखना होता है, कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है और इसमें आप किसी भी भारतीय भाषा में लैंग्वेज का पेपर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं निबंध के बारे में। क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के बारे में, जो ऐसे पेपर फर्स्ट होता है उसी के बारे में बात कर लेते हैं। अभ्यर्थियों को कुल 8 निबंध दिए गए होते हैं। इसमें अगर आपका क्वेश्चन पेपर आता है एसए के क्वेश्चन पेपर में आपको 8 निबंध दिए होते हैं और उन्हें 1200 से 15 शब्दों के प्रत्येक निबंध 2 निबंध लिखने होते हैं। इस पुस्तक में दोस्तों इस वीडियो में हमने आगे नेक्स्ट जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो 93 से लेकर 2018 तक के जो निबंधवार प्रश्न पत्र हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। आज सिर्फ सिलेबस के बारे में हम देख रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस जीएस फर्स्ट और सेकंड और थर्ड या फोर्थ के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। इतिहास जीएस भारतीय विरासत और संस्कृति और विश्व का इतिहास व भूगोल तथा समाज। इसमें टॉपिक फर्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक काल के साहित्य, कला, रूपों और वास्तुकला के प्रमुख विशेषताओं को शामिल करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आधुनिक भारत का इतिहास है, उसकी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, व्यक्तित्व है और मुद्दों को 18वीं शताब्दी के मध्य वर्तमान तक शामिल किया गया है। मतलब कि जो 18वीं शताब्दी के मध्य से जो मुद्दे चले हुए हैं और अब तक के मुद्दे सभी को आधुनिक भारत के इतिहास में शामिल किया गया है। अब नेक्स्ट है जो थर्ड टॉपिक है वह स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण। मतलब कि इंडियन इंडिपेंडेंस के जितने भी विभिन्न चरण हैं, महत्वपूर्ण सहयोगी और देश जिन्होंने हिस्सा लिया है, इसमें योगदान दिया है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फोर्थ टॉपिक के बारे में। स्वतंत्रता के बाद देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। मतलब कि देश को एकत्र कैसे किया गया और क्या उसमें रणनीति थी गवर्नमेंट की और गठन किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से गवर्नमेंट बननी शुरू हुई, लोकसभा, विधानसभा, इन सब के बारे में, पुनर्गठन के बारे में इसमें बताया गया है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिफ्थ टॉपिक के बारे में। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाओं जैसे विश्व युद्ध हुआ, औद्योगिक क्रांति, उपनिषेधवाद हुआ और राष्ट्रीय सीमाओं तथा पूर्ण सीमांकन हुआ और उपनिषेधवाद की समाप्ति हुई। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं 6 टॉपिक के बारे में। टॉपिक नंबर 6 है राजनीतिक दर्शन, साम्यवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद आदि शामिल और उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। मतलब कि सोशोलॉजी का इसमें पार्ट दिया गया है। अब नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान। मतलब समाज के बारे में ज्ञान होना सामाजिक विज्ञान कहलाता है। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है, भारतीय समाज में विविधता क्या है, महिलाओं की क्या भूमिका है और महिला संगठन कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम महिला संगठन और जितने भी विश्व के संगठन हैं, औद्योगिक संगठन हैं या जितने भी विकास संबंधित संगठन हैं उन संगठन के बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाकर आपको देंगे। दोस्तों जनसंख्या एवं संबंधी मुद्दे और गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण तथा उसकी समस्या और निराकरण मतलब समाधान करना। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो 13वां टॉपिक है वैश्वीकरण, भारतीय समाज तथा उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ना। अब नेक्स्ट है 14 टॉपिक जो है वो सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्म निरपेक्षता। मतलब कि सेक्युलरिज्म के बारे में इसमें बात की गई है।
दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में टॉपिक वाइज हिस्ट्री के टॉपिक अलग से छांट कर आपको दे देंगे, वीडियो अलग से बना के दे देंगे, और ज्योग्राफी के अलग, और पॉलिटिकल साइंस के अलग, और हिस्ट्री के अलग। हर एक टॉपिक पर आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों माध्यम में आपको PDF भी मिल जाएगी और वीडियो भी मिल जाएगी। दोस्तों अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू के बारे में। साक्षात्कार व्यक्तिगत परीक्षण जो होता है, जिसे इंटरव्यू कहते हैं, वो 275 अंक का होता है। दोस्तों कुल मिलाकर सामान्य धन के कुल 4 पेपर होते हैं, और एक वैकल्पिक विषय एक होता है या दूसरा वैकल्पिक विषय होता है, और प्रत्येक में 10 अंक के अधीन मतलब कि ग्रेस दिया जा सकता है। और व्यक्तिगत परीक्षण साक्षात्कार जो होता है वो 275 अंक का होता है। उम्मीदवार का साक्षात्कार एक बोर्ड द्वारा किया जा सकता है, उसमें आपके कैरियर का रिकॉर्ड रखा जाता है, उससे संबंधित रुचि पर आपसे पूछा जाता है। और साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है कि आपको सक्षम और निष्पक्ष पर्यवेक्षक का बोर्ड को यह जानना कि आप उम्मीदवार लोक सेवा में कैरियर के लिहाज से उपयुक्त है या नहीं। आपको इसी वजह से आपका इंटरव्यू लिया जाता है। अब मानसिक क्षमता भी देखी जाती है, जांचने के लिए ये इंटरव्यू लिया जाता है। और व्यापक तौर पर वास्तव में न केवल उनके बौद्धिक गुणों अपितु सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनाओं में उनकी रुचि तथा मूल्यांकन उनका करते हैं, जो बोर्ड करता है। जांच किए गए कुछ गुणों में मानसिक सतर्कता और आत्मसातकरण तथा समालोचनात्मक शक्ति, और स्पष्ट और तार्किक प्रतिपादन और संतुष्ट निर्णय शक्ति, रुचि की विविधता व गहराई, सामाजिक सामंजस्य, नेतृत्व की क्षमता। मतलब अगर आप पर कोई भी आपदा आए ज़िले में, जब भी आप डिस्ट्रिक्ट में काम करो या किसी भी ब्लॉक में काम करो, तो आप उससे किस प्रकार से निपट सकते हैं, इसी के बारे में आपसे साक्षात्कार में पूछा जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है एक, बल्कि एक स्वाभाविक और निर्देशित उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप उसमें होती है, जिसमें उम्मीदवार के मानसिक गुणों का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है सिर्फ। और साक्षात्कार परीक्षण उम्मीदवारों के विषय या सामान्य ज्ञान की जांच करने के इरादे से नहीं किया जाता, जिसका पहले से ही उनके लिखित प्रश्न पत्रों के माध्यम से परीक्षण किया जा चुका है। मतलब कि UPSC ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि आप अगर इंटरव्यू में बैठते तो आपसे इंटरव्यू में मेंस के हिसाब से इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, या आपका प्रीलिम्स के हिसाब से। उसमें आपकी सिर्फ बौद्धिक क्षमता, आपका टैलेंट चेक किया जाएगा, आपके अंदर क्या रुचि है, आप किस तरह से सोचते हैं, आपके विचार कैसे हैं। आपका इंटरव्यू इन सब चीज़ों के लिए लिया जाता है, बल्कि उन घटनाओं में भी रुचि लेंगे जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर या बाहर घट रही है। साथ ही आधुनिक विचारधारा तथा नई खोजों को भी खोज हो रही है, जो कि सुरक्षित युवाओं की जिज्ञासा पैदा करती है। दोस्तों आपकी रुचि चेक करते हैं इंटरव्यू में, जैसे कि आपके चारों ओर किस प्रकार की घटना चल रही है, क्या घट रहा है देश के अंदर, विदेश में क्या चल रहा है, विचारधारा आपकी कैसी है, नई खोज हो रही है उनके बारे में आपको पता है या नहीं, युवाओं की जिज्ञासा कैसी है, मतलब कि आत्मनिर्भरता कैसी है युवाओं में। इन सब टॉपिक पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं UPSC के द्वारा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मेंस के बारे में बात करें तो मेंस के कुल मिलाकर 7, एक तो निबंध का ऐसे का पेपर होता है, और 4 होते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 के। अब नेक्स्ट होता है जो पेपर 6 होता है, प्रश्न पत्र फर्स्ट जो होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, और पेपर 2 होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का ही। आप कोई भी भाषा लिख सकते हैं, और कोई किसी भी भाषा में UPSC ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर लिख सकते हैं, लिखित परीक्षा उसमें होती है। व्यक्तिगत परीक्षण की बात करें तो सबसे पहले इसमें योग टोटल की बात कर लेते हैं हम। 1750 अंक का होता है, और इसमें व्यक्तिगत परीक्षण जो होता है इंटरव्यू होता है वो 275 अंक का होता है। और कोई भी GS पेपर 1, 2 और ऐसे पेपर ये सब 250 अंक के होते हैं। अब बात कर लेते हैं संपूर्ण टोटल के बारे में। 2025 का इसमें एग्जामिनेशन ये टोटल होता है, और अंतिम जो चयन हुए हैं उनमें कट ऑफ किस हिसाब से रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अंतिम चयन जो 2019 में रही थी। जनरल की रही थी 961 पे, और OBC की 909 पर, SC की 925 पर, और ST की 1898, और जो अपंग थे उनके 1893। अब बात कर लेते हैं 18 के बारे में।
982 पर उनकी मेरिट लगी थी सामान्य की कट ऑफ जो थी सामान्य की। अन्य पिछड़ा वर्ग की थी, उसके बारे में एन दिया गया, उसमें कोई मतलब उसके बारे में इसमें क्लियर नहीं दिया गया है। मतलब कि जो हाईएस्ट है वो उसी के बारे में हम देख लेते हैं, जो कट ऑफ जनरल की रही है 1006 और जी 988, 1873, 2014 में 1889, 2013 में 775 सबसे कम रही थी जनरल की कट ऑफ। 700 750 के अंदर रहती है अन्य पिछड़ा वर्ग की। और 2019 में जो ग्रो हुई थी वो 900 के ऊपर गई थी, 900। अब SC ST में 925, बस 19 में 18 में 900 के ऊपर जो गई है रैंक कट ऑफ, वो सिर्फ 2016 से ही ग्रो होनी शुरू हुई है 900 के ऊपर। 2016 में 951, 2017 में 968, 2018 में 928 और 2019 में 925। तो दोस्तों ये डिटेल वीडियो है UPSC एग्ज़ाम के सिलेबस की। अब जो भी जितने भी टॉपिक हमने मेंस के देखे हैं, मेंस का सिलेबस अगर हम डिस्कस करते हैं वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो में मेंस का जो सिलेबस है, हिस्ट्री का सिलेबस को हम अलग डिवाइड करके उस पर टॉपिक वाइज माइक्रो टॉपिक होते हैं, टॉपिक के अंदर भी टॉपिक दिए गए हैं। UPSC एग्ज़ाम इतना टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, इतना आसान नहीं है दोस्तों। इसके माइक्रो टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हिस्ट्री की अलग देंगे हम आपको बना के, और ज्योग्राफी की अलग, पॉलिटिकल साइंस की अलग, और ये साइंस टेक की अलग होगी। जो भी मेंस के संबंधी जितने भी सब्जेक्ट हैं सब पर आपको हम डिटेल में वीडियो माइक्रो टॉपिक के हिसाब से आपको बनाकर दे देंगे दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतने। और अगर आप हमारे साथ रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है सफ़ीना सन UPSC, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पेज है सफ़ीना IAS अकेडमी, और फेसबुक पेज है हमारा सफ़ीना IAS अकेडमी, आप उससे भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी टॉपिक बचे हैं हमारे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।